फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज की क्लास में हम सभी टाइप के पेडागोजी के क्वेश्चन जिससे हमारे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उन सभी का निचोड़ आज हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, जिनकी प्रैक्टिस हम आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज हमारा पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः डैश के लिए होना चाहिए। पहला ऑप्शन बच्चों का भाषा सौंदर्य परीक्षण के लिए, या बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए, या सी भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण के लिए, या भाषा की पाठचर्या के स्तर ज्ञान के लिए। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है भाषा में आकलन के लिए, तो वह होता है बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता के लिए, कि बच्चे अपने परिवेश में या अपने आसपास में उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है भाषा प्रयोग करने के लिए। इन सब का आकलन करने के लिए हम बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता चेक करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है। कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर दो, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य बनाओ, या कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छाटो। तो रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव माइंड से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए बच्चों के लिए सबसे अधिक अच्छा तरीका क्या होगा, तो कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, या प्रश्न पढ़ बनाओ, या फिर मुहावरे छाटना, या वाक्य बनाना। तो बच्चों के लिए सबसे उचित जो तरीका होगा उसमें होगा हमारा प्रश्न बनाना, क्योंकि बच्चे जब प्रश्न बनाएंगे तो अलग अलग क्रिएटिव थिंकिंग होगी उनकी, कि किस किस तरह से हमने स्टोरी को समझा और किस किस तरह से हम उसको आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका जाएगा पॉजिटिव में, वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। लिखित परीक्षाएं, या वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या मौखिक वार्तालाप, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा प्रवाह के लिए अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए, किसी से बताने के लिए, या उस चीज़ की कौशल के लिए हमारा जो भी प्रयोग होगा वह मौखिक करेंगे। ओरल चीज़ें हम बातें करेंगे जब एक दूसरे से, तब उस चीज़ का हम कौशल का मूल्यांकन कर पाएंगे कि भाषा का प्रभाव कैसा है, हम किसी को कितना अपनी बातों को समझा पा रहे हैं। उसके लिए जो हम तरीका ढूंढेंगे वह हमारा मौखिक वार्तालाप होगा। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बच्चों की भाषाई क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। ए पोर्टफोलियो, या बी लिखित परीक्षा, सी अवलोकन, या डी जांच सूची। तो अभी आपने अगर मेरे चैनल पे पोर्टफोलियो का अलग से मैंने एक वीडियो बनाया नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा एग्जाम के पहले। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि बच्चों के प्रगति के लिए जो भी स्कूल में एक दस्तावेज बनाया जाता है, एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, वो हमारा पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे के पूर्व क्लास के या प्रेजेंट क्लास के या फिर उसके 2 क्लास पहले की सारी डेटा, उसकी डिटेल, कि बच्चे ने कैसा पहले प्रगति की थी, या पैसा कैसे पढ़ने में था, उसने क्या अपने पर वर्क किया है, कितना अच्छा उसने वर्क किया है, किस फील्ड में अच्छा वर्क किया, इन सब का एक डेटा तैयार किया जाता है एक रजिस्टर में। तो यह हमारा प्रगति के बारे में जो बताने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, वो ऑप्शन हमारा पहले के साथ जाएगा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाए तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है। बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना होता है, या बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना होता है, या बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना होता है, या बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना हो। अगर क्लास में आपने एक बच्चे से पूछा तो यदि तुम्हें हम दलिया देकर भर के दे दे आम तो उसका क्या करोगे, या फिर बोल दिया जाता है अगर आपको एक दिन के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप देश के लिए क्या करेंगे। इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे अपने अनुभव, उन्होंने चीज़ों को जो एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे और अपनी चिंतन की शक्ति के बेसिस पे जवाब देना, कि अगर हम इस स्थान पे होते तो हम क्या करते, या जो स्थान पे है उससे बेहतर करते, किस प्रकार से करते। तो वो चीज़ें को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो अंतरण का अर्थ होता है स्थानांतरण। तो यहाँ पे हमारा पूछा, जब मानव शरीर का एक भाग के दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो क्या द्विपार्श्विक अंतरण होता है, क्या ऊर्ध्व अंतरण होता है, या क्षैतिज अंतरण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में भी हो जाता है तो वह हमारा द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई गिनती की सीरीज दी गई है, मान लीजिए 7 दिया गया, 8 दिया गया, फिर 7, 6, 7। तो बहुलक हमारा होता है जिस गिनती को सबसे ज़्यादा बार आती है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्राप्तांक बहुता सबसे अधिक बार आए। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करे या एक से अधिक बार आ रही है तो उसको हम बहुलक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि प्राप्तांकों के समूह में अगर प्राप्तांक बहुता सबसे अधिक बार आए तो हमारा वो बहुलांक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। यदि हमारा पूर्व ज्ञान अनुभव एक प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो वह हमारा पॉजिटिविटी कहलाएगा कि हमारी पॉजिटिव क्वालिटी है वो। तो हमारा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण के साथ जाएगा, क्योंकि अगर हमने बचपन में साइकिल सीखी है, आगे हमें गाड़ी सीखनी है, स्कूटी सीखनी, बाइक सीखनी, तो वो कहीं ना कहीं वो पूर्व ज्ञान हमारा, वो अनुभव हमारा आज के कार्य में हमारा मदद करता है। तो ये हमारा सकारात्मक प्रशिक्षण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। कोई चीज़ हमने सीखी है और उसको याद करना है, रिकॉल करना है, और रिकॉल नहीं किया है तो उसके उस स्थिति को क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कल्पना कहेंगे, स्मृति कहेंगे, विस्मृति कहेंगे, तो ध्यान कहेंगे। तो हमें पता है स्मृति का अर्थ होता है चीज़ों को याद रखना, रिकॉल कर लेना, और विस्मृति वह चीज़ होती है जो पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें असफलता का पूछा है तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। बच्चों के लिंग स्टीरियोटाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी रणनीति है। लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा, या सेकेंड लिंग विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देना, या लिंग समूहित नाटक समूह, या लिंग अलग बैठने की व्यवस्था। अगर बच्चों को लिंग या भेदभाव के बारे में समझाना है कि उनके आगे जाकर उस चीज़ में वो फोकस ना करे, तो उनको अभी से लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे। तो उसके लिए हमारा सही ऑप्शन जाएगा स्टीरियोटाइपिंग और लिंग भूमिका के लिए ऑप्शन नंबर 1। कि कक्षा में ही अगर चीज़ों को चर्चा करेंगे, बच्चों को बचपन से ही उन चीज़ों से, भेदभाव क्या होता है ये सब दूर रखेंगे, उनको पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो सके, तो उसके लिए हमारा सही तरीका होगा कि उन चीज़ों पे हम बैठ कर चर्चा करें, बच्चों को भी उसमें शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11। बच्चों के संदर्भ या संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में कौन एक पियाजेटियन निर्माण है। स्कीमस या अवलोकन संबंधी अधिगम, या कंडीशनिंग करना, या सुदृढ़ीकरण। तो हमारा जो बच्चों के पियाजेटियन निर्माण में मदद करता है वो हमारा होता है स्कीमस। तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1 सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को रैंक प्रदान करना, या बच्चों की स्पष्टता और संबंधित अवधारणाओं के बारे में भ्रम को समझना, या छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल करना, या रिपोर्ट कार्ड में पासिंग या फेल को चिन्हित करना। अगर आपने एनसीएफ 2005 का वीडियो पढ़ा होगा मेरे चैनल पर, तो उसमें पता है मूल्यांकन का मेन उद्देश्य बच्चों को रैंक देना नहीं होता, ना ही उनको फेल पास बताना होता, ना ही उनको स्कोर के हिसाब से उनकी रैंकिंग करना होता है। मेन उद्देश्य होता है हमारा बच्चों के जो भ्रम है, बच्चों को जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना, और उनकी समझने की अवधारणाओं पे फोकस करना कि वो चीज़ों को जितना पढ़े उतना समझ सके। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा कि बच्चों की स्पष्टता और संबंधित अवधारणाओं के बारे में भ्रम को समझना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं डैश तैयारी नहीं करनी चाहिए, कभी कभार तैयारी करनी चाहिए, को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या चौथा की तैयारी की बाधित करना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं करनी चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। कि एक ही कक्षा में समावेशी शिक्षा क्या होती है, वह जब एक ही कक्षा में सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक ही कमरे के छत के नीचे जब पढ़ते हैं, तो वही हमारा सक्रिय रूप से हमें तैयारी करनी चाहिए कि बच्चों को इस स्तर पे पढ़ाएं कि सामान्य और जो भी विशिष्ट बच्चे उनको समान रूप से समझ में आए। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। डिसलेक्सिया वाले बच्चे की प्राथमिक विशेषता में शामिल है। अगर डिसलेक्सिया आपको नहीं पता है क्या होता है, तो अगर अधिगम विकार की क्षमता की आपने वीडियो देखी होगी चैनल पे, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करने में बहुत ही इजी होगा। तो पहला ऑप्शन है ध्यान घाटे की विकार, विचलित सोच या पढ़ने में प्रवाह,
या हमारा धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता या दोहराए जाने वाले लोकोमोटर क्रियाओं में संलग्न होना। तो डिस्लेक्सिया जो होती है वो हमारे बोलने पढ़ने की क्षमता का विकार होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में, जैसे आपको बोला गया आचरण पढ़ना है और बच्चा उसको आचरण पढ़ रहा है, तो वो चीज़ों का उच्चारण उचित रूप में नहीं कर पा रहा है, तो वही हमारा डिस्लेक्सिया कहलाता है, एक अधिगम अक्षमता का विकार होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा कि बच्चा का जो धारा प्रवाह है, जो बोलने का तरीका है, उसको पढ़ने में असमर्था होता है, उसको सही तरीके से वो रीडिंग नहीं कर पाता है, शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा छात्र को बढ़ावा देता है, पाठ्य पुस्तकों पर विशेष निर्भरता या बच्चों के अनुभव को प्रधानता देता है या रटन स्मरण कराता है या लेबलिंग और श्रेणीकरण या छात्रों की क्षमता के आधार पर। जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होती है वह मेन जो हमारा फोकस होता है वो होता है कि बच्चों के अनुभव को सिखाना, कि वो चीज़ों को करके सीखे अपने तरीके, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, चीज़ों को देर से सही लेकिन वो चीज़ों को अच्छे से अर्थ समझे। इसलिए जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है बच्चों के अनुभव को प्रधानता देना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के डैश हैं। तो हमें पता है भावनाएं अनुभूति एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो पूरक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है हमारे। दूसरी तरह से अलग है, के स्वतंत्र हैं, के साथ अंतर्बुना है, से संबंधित नहीं है। तो हमारे जो भावना अनुभूति है वो संबंधित नहीं है, ये नहीं होगा, या फिर स्वतंत्र है, ये भी नहीं होगा, और पूरी तरह से अलग भी नहीं होते, तो ये पूरक होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा के साथ अंतर्बुना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सीखने के लिए बहुत जगह मिलती है, यह इंगित करता है कि ईवीएस को रट के माध्यम से सीखना चाहिए, ईवीएस को जानकारी के माध्यम से सीखना चाहिए, या ईवीएस बाल केंद्रित है, या ईवीएस शिक्षक केंद्रित है। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, तो रट के माध्यम से तो हमारा ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। शिक्षा हमारी जो होती है वह बाल केंद्रित होती, ना कि शिक्षक केंद्रित, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचे हमारे दो पॉजिटिव, तो अब इन दोनों पॉजिटिव में हमें देखना है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर हमारा कौन सा होगा, सबसे बेस्ट पॉजिटिव आंसर कौन सा निकल रहा है हमारा। तो ईवीएस को हम जानकारी के माध्यम से भी सीख सकते हैं और ईवीएस बाल केंद्रित भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रथम हमारा जो श्रेणी पे जाएगा वो हो जाएगा हमारा बाल केंद्रित पे। तो हम जो ऑप्शन के साथ सही में जाएंगे वो हमारा ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे कि ईवीएस जो होती है वो बाल केंद्रित होती है, तभी ज़्यादा बच्चे अनुभव के साथ सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है हमारा, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, प्रतिदर्श सिद्धांत का, या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का, या समूह कारक सिद्धांत का, या गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो जो संज्ञान के सिद्धांत के हमें जनक है वो हमारे पियाजे हैं, इसलिए जो हमारा सिद्धांत का हिस्सा है वह है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधकों के रूप में देखते हुए निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्रिक प्रभाव पर जोर दिया है। जॉन बी वॉटसन ने, या फिर लेन वाइगोत्स्की ने, या जीन पियागेट ने, या लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं सामाजिक और सांस्कृतिक पे सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो हमारे लिए वाइगोत्स्की ने किया। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक को आधार बनाकर अपना सिद्धांत दिया है। इसलिए बच्चों को सक्रिय साधकों के रूप में देखते हुए जो सिद्धांतकार हैं वे हमारे ऑप्शन नंबर 2 में सही जाएगा कि वाइगोत्स्की हमारे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अधिग्रहण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि क्या है, प्रसव पूर्व अवधि, बचपन, या मध्य बचपन, या किशोरावस्था। तो अधिग्रहण के और विकास के लिए सबसे अच्छी एज होती है, अवधि होती है, वह हमारी बचपन होती है, क्योंकि बचपन में हम चीज़ों को बहुत तीव्रता से सीखते हैं और चीज़ों को सीखने में हम बहुत ही कुशल होते हैं और जानने में भी बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं। इसलिए हमारी सबसे अच्छी उम्र जो अवधि होती है वह हमारी बचपन की होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, भाषा क्षमता, या ज्ञान क्षमता, या व्याकरण क्षमता, या तर्क क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर जो हमारा अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है वह हमारी भाषा क्षमता होती है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शिक्षा में फॉब्रेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, व्यावसायिक स्कूल का या पब्लिक स्कूल का या लैटिन स्कूल का या किंडरगार्टन। हमें पता है कि जो फॉब्रेल थे उन्होंने किंडरगार्टन की खोज की थी, उन्हीं का जनकदाता कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉब्रेल किस कंट्री के थे या मनोवैज्ञानिक किस कंट्री से रिलेट करते, तो आपका ऑप्शन होगा ये जर्मन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित कर देंगे या उसे दंड देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव आंसर ढूंढना होता है। तो हमारा पॉजिटिव आंसर अभिभावक को सूचित करेंगे तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। दंड भी हमारा निगेटिव होगा और ध्यान नहीं देंगे उस चीज़ पे तो वो भी हमारा निगेटिव में चला जाएगा। तो हमारा पॉजिटिव आंसर क्या बचता है कि कारण जानने की चेष्टा करें कि बच्चा देर से क्यों आ रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ की जानकारी लेंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास है वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतर प्रक्रिया का या वातावरण का या आर्थिक कारकों का। तो हमें पता है कि जो भी हमारा बालक का विकास होता है वह आनुवांशिक और वातावरण यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतर प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर या समाकलन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने ऊपर बताया कि निःशक्त बालक यानी कि विशिष्ट बालक को या समान बालक को सबके लिए एक समावेशी शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो समावेशी शिक्षा द्वारा होगा कि बच्चे चाहे सामान्य हो या फिर विशिष्ट हो, उनको समान प्रकार से एक ही कक्षा के अंदर शिक्षा प्रदान की जाए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक समझ या वर्णमाला याद करने का कौशल या अनुमान लगाने का कौशल। तो हमें याद करने या रटन पद्धति हमारी एनसीएफ 2005 में इसका निषेध किया गया है। तो यहाँ पे जो बोला गया है वर्णमाला याद करने का कौशल, तो हमें चीज़ों को रटना नहीं है बल्कि इनको चीज़ों को समझना है। इसलिए जो यहाँ पे हमारा निगेटिव आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि वर्णमाला याद करने का कौशल हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता या दूसरों के साथ झगड़ना या जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली बच्चों के जो विशेषताएं होती है उनमें जो शामिल नहीं है कि दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब प्रतिभाशाली की विशेषता नहीं है। इसलिए हमारा जो संकेत नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी सृजनात्मक, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा ये सभी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है हमारी प्रणाली है या प्रोजेक्ट प्रणाली है या मॉन्टेसरी प्रणाली है या सभी है। तो हमारी जो व्यक्ति भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है वह हमारी प्रोजेक्ट प्रणाली है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है हमारा, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन देखा था। तो रूसो थे, फोब्रेल थे या पेस्टोलॉजी थे या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो किंडरगार्टन के जन्मदाता थे वो हमारे फोब्रेल थे। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है हमारा, विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता है कार्लटन वाशबर्न या ओविड डैक्रोली या डब्ल्यू.ए. वर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो वेनेटिका प्रणाली के जन्मदाता वे हमारे कार्लटन वाशबर्न। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू।